नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आजकल सबके मन में जो डर है या जो चिंता है वो है कोरोना को लेके कि कहीं खुद को या परिवार को ना हो जाए। उसमें ही काफ़ी जगह पे लॉकडाउन भी चल रहा है। तो इस अवस्था में हम हमारी जीवन शैली में, लाइफस्टाइल में ऐसे क्या बदलाव करें ताकि हम खुद भी स्वस्थ रहे, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे और कोरोना के समय में हम खुद का और परिवार का बचाव कर सके। यहाँ तक कि पोस्ट कोविड कंडीशन में, यानी जिनको कोरोना होके गया है तो उस अवस्था में भी उनके जीवन शैली में वो ऐसे क्या बदलाव करें ताकि उनकी रिकवरी भी फास्ट हो सके। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसमें हम आपको 10 टिप्स बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। सबसे पहली टिप है कि हमें मन को शांत रखना है, मन को प्रसन्न रखना है। देखिए, आजकल कोरोना के चलते मीडिया पर या फिर न्यूज़ में बहुत सारी ऐसी बातें दिखाई जा रही है या फिर आसपास के लोगों से भी हमें यही सब सुनाई भी देता है। तो इस अवस्था में मन जो है वो अशांत होते जाता है। मन में चिंता या भय या फिर एंग्जाइटी उस तरह की तैयार हो रही है। और आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से बताया गया है, विषादो रोगवर्धनानाम श्रेष्ठ है। यानी अगर आपके मन में डर है, चिंता है, तनाव है तो ये सब चीज़ें बीमारी को बढ़ाने वाली है। तो हमें मन को शांत रखना है, प्रसन्न रखना है और इसके लिए इन सभी निगेटिव चीज़ों से खुद को दूर रखना है। सुबह की शुरुआत बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही पॉजिटिव, आप कुछ पॉजिटिव सुन सकते हैं या फिर जैसे पहले भजन घर में चलते थे या फिर मंत्र जाप है या फिर ध्यान है, मेडिटेशन है। तो ये सब आपके मन को शांत करने में मदद करेगा। सुबह की शुरुआत जैसी होगी तो दिन भर भी उसका असर रहेगा। रात को सोने के पहले भी जैसे 1-2 घंटा पहले टीवी, मोबाइल ये सब बंद कर देना है और रात को भी थोड़ा सा ओंकार है या फिर 5 मिनट का मेडिटेशन है, पादाभ्यंग यानी फुट मसाज है, तो ये सब करके फिर सोना है। इससे भी आपका मन, आपका दिमाग शांत होने में मदद होगी। जो नींद है वो भी अच्छी आएगी और सुबह भी बहुत फ्रेश लगेगा। लॉकडाउन में काफ़ी लोग घर पे है तो सोने का और उठने का कोई समय नहीं है। रात को भी देर तक टीवी, मोबाइल ये सब देखा जाता है तो सोने में बहुत लेट हो रहा है। अगर हम रात को जागते हैं तो शरीर में वात और पित्त ये दोनों दोष बढ़ जाते हैं और अगर आप दिन में सोते हैं तो इससे कफ दोष बढ़ता है। तो इस तरह से अगर सोने में नियमितता नहीं है तो शरीर में ये जो वात, पित्त, कफ ये 3 दोष है, इनका जो बैलेंस है वो भी बिगड़ता है। तो अगर आपको एक अच्छी दिनचर्या रखनी है तो आपको आपके सोने का और उठने का सही समय आपको निश्चित करना होगा। आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा में नस्य चिकित्सा बताई है और नस्य में भी जो आप घर पे कर सकते हैं वो है प्रतिमर्श नस्य। तो ये आप हर रोज़ कर सकते हैं। इसे दिनचर्या में करने के लिए बताया गया है। तो जिनके शरीर में कफ दोष बढ़ गया है या फिर आपको कफ से रिलेटेड कोई समस्या है, जैसे नाक से बहुत ज़्यादा गाढ़ा कफ निकल रहा है, आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो इस अवस्था में आप सरसों का तेल या तिल का तेल आप नाक में डाल सकते हैं। या फिर जिनको वात और पित्त दोष से संबंधित अगर कोई समस्या है तो वो लोग नारियल का तेल है या फिर गाय का घी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे करना कैसे है, एक तो आप सिर्फ आपकी छोटी उंगली घी या तेल में डुबो के अंदर से आप लगा सकते हैं या फिर इस तेल या घी की 2-2 बूंदें अपने नाक में डालनी है। तो इसको थोड़ा सा हल्का गुनगुना करके फिर आपने डालना है। इसमें भी तेल या घी को डालने से पहले आप हल्का सा, जैसे तेल की हल्की मालिश है यानी पूरा माथे पे या फिर जहाँ जहाँ पे साइनस है तो वहाँ पे आप हल्की मालिश कर सकते हैं या फिर वहाँ पे हल्का सेक देके फिर ये तेल या घी की बूंदें डाल सकते हैं। जैसे हेडलो पोजीशन देके फिर भी आप डाल सकते हैं। थोड़ी देर वैसे ही रुक के फिर अगर आपको लगा कि गले में जो ऑयल है वो आ रहा है तो आप गार्गल भी कर सकते हैं। तो जैसे थोड़ा सा गुनगुना पानी है तो उससे आप गार्गल कर सकते हैं। इससे जो कफ जमा है, जो गले में भी जो कफ जमा है तो उसको भी बाहर निकालने में ये जो ऑयल है या जो घी है वो आपको मदद कर सकता है। इसमें भी जो मेडिकेटेड ऑयल कुछ है, जैसे पंचेंद्रिय वर्धन तेल है या फिर अनु तेल है, ये भी बहुत अच्छे हैं। इससे भी आपको फ़ायदा मिल सकता है।
तो इसे करना कब है, तो आप रात को सोने के पहले कर सकते हैं या सुबह जैसे आप उठे फ्रेश होके फिर आपने दांत वगैरह आपके साफ आपने कर लिए उसके बाद भी आप इसे कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप बाहर जाने के पहले भी ये जो नस्य है ये कर सकते हैं। सिर्फ आपने ऑयल वहाँ पे अप्लाई किया तो भी चलेगा। इससे ये जो ऑयल की लेयर बनेगी ये एक फिजिकल बैरियर के जैसे काम करेगी और इसके कारण जो वायरस की शरीर में एंट्री है, जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, उससे भी आपका बचाव हो सकेगा। तो इस तरह से ये जो नस्य चिकित्सा है ये इस अवस्था में बहुत फ़ायदेमंद है। आप कवल और गंडूश भी कर सकते हैं। तो इसमें यानी कवल और गंडूश यानी ऑयल पुलिंग थेरेपी, तो उसमें तेल या घी को हल्का गुनगुना करके आप उसे मुंह में पूरा भर सकते हैं या फिर थोड़ी क्वांटिटी में लेके उसको यानी इतनी ही क्वांटिटी में लेना कि आप उसे आराम से अंदर हिला सके। यानी दो तरह से आप ले सकते हैं, एक तो पूरा मुंह भर के या फिर थोड़ी क्वांटिटी में, तो कुछ भी आपके कंफर्ट के हिसाब से आप ले सकते हैं। इसे कब तक रखना है, तो जब तक आप इसे अंदर कंफर्टेबली रख सके। लेकिन जब आपको ऐसे लगे कि आंखों से पानी आ रहा है या गले में बहुत कफ जमा हो गया है, उस समय पे आपने इसे निकाल देना है और उसके बाद आप जैसे थोड़ा सा गुनगुना पानी या फिर उसमें थोड़ी हल्दी डाल के गार्गल भी कर सकते हैं। तो ये ऑयल पुलिंग थेरेपी भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसे भी आप दिनचर्या में आप इसको अपने दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। तो इसके फ़ायदे भी आपको ज़रूर मिलेंगे। जो कवल गंडूश है या फिर नस्य है, इसके बारे में भी डिटेल वीडियोस है, तो उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आप सादे पानी की स्टीम भी ले सकते हैं या फिर धुनी है, जैसे तवे पे अजवाइन को थोड़ा सा गर्म करके फिर जब उसका धुआं आने लगे तो उसमें हल्दी डाल के फिर आप ये जो अजवाइन और हल्दी है इसकी जो धुनी है वो भी ले सकते हैं। तो इससे भी काफ़ी सारे इन्फेक्शन से भी आपका बचाव होगा। और ये सभी चीज़ें जैसे नस्य है या फिर स्टीम है या जो धुनी है, तो ये सब अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस है या फिर साइनोसाइटिस है या फिर सिर से संबंधित कोई भी कफज विकार है, तो इन सब में ये चीज़ें आपको मदद कर सकती है। प्राणायाम या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो इसे करना बहुत ज़रूरी है। और ये इम्यूनिटी कोई एक दिन में तो तैयार नहीं होने वाली, तो आपको इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। इसके लिए ओंकार है या दीर्घ श्वसन है, तो इसमें भी जैसे पूरक है यानी सांस पूरी खींच के लेना, फिर अंतक कुंभक है यानी जो आपने सांस खींच के ली है उसे रोक के रखना, फिर रेचक है यानी पूरी तरह से सांस को बाहर छोड़ना, और फिर जो बहिकुंभक है यानी उस अवस्था में भी रुकना है। तो ये जो प्रोसेस है इससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। इसके साथ ही जैसे फिर अनुलोम विलोम है या फिर भ्रामरी है, भस्त्रिका है या कपालभाति है, तो ये सब भी आप कर सकते हैं। इसे करना कहाँ है, तो आप घर की गैलरी में कर सकते हैं या फिर जो घर का आंगन है वहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। एक तो आपकी ये इम्यूनिटी डेवलप होगी, दूसरा जो है कि अगर शरीर में कहीं पे कफ है तो उसे भी बाहर निकालने में ये आपकी मदद करेगी। देखिए, अगर शरीर में कहीं भी कफ है तो वायरल इन्फेक्शन का चांस भी बढ़ता है। तो ये कफ भी आसानी से ये सांस के द्वारा ये बाहर निकल सकता है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि मन भी शांत रहेगा। तो इस तरह से इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो इसे भी करना बहुत ज़रूरी है। अभी काफ़ी सारे लोग घर पे हैं तो कहीं जाना आना नहीं है, फिज़िकल एक्टिविटी उतनी नहीं है, तो लाइफस्टाइल बहुत ही सीडेंटरी बन गई है। यहाँ तक कि बच्चों की भी लाइफस्टाइल जो है वो बैठी बैठी सी है, क्योंकि सब क्लासेस भी ऑनलाइन चल रहे हैं। तो हमें इस फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाना है। देखिए, इसके लिए फिर जो योगासन है या फिर कोई भी व्यायाम है, कोई भी शारीरिक व्यायाम, उसे करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप अलग अलग योगासन कर सकते हैं या फिर अगर आप सूर्य नमस्कार कर सके तो बहुत ही अच्छा है। इसे आपने ग्रेजुअली बढ़ाना है, यानी जितना आपको कंफर्टेबल है उतने से आप शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे आपने इसे बढ़ाना है। आयुर्वेद में अर्धशक्ति व्यायाम बताया है, यानी जब तक आपकी सांस थोड़ी फूलने लगे, माथे पे पसीना आने लगे, तब तक आप व्यायाम कर सकते हैं। तो इस तरह से फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि जब हमारी ये लाइफस्टाइल थोड़ी सीडेंटरी हो गई है तो वेट गेन की टेंडेंसी है या फिर शरीर में फैट डिपॉजिट होने लगा है, तो ये टेंडेंसी को भी रोकने में आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी आप बढ़ाओगे तो उसकी भी मदद आपको मिल सकती है।
आयुर्वेद में अग्नि का बहुत ज़्यादा महत्व बताया हुआ है। यहाँ तक कहा गया है कि शांते अग्नो म्रियते, यानी अग्नि अगर शांत हो जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। और अगर ये अग्नि बहुत अच्छा है तो आप सभी बीमारियों से खुद का बचाव कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जिससे आपका यह अग्नि विकृत हो सकता है, या फिर कौन सी चीज़ें इसे मंद कर सकती है? तो आपके खान पान में अगर एक्सेसिव वाटर इनटेक है या फिर कोई भी लिक्विड आपके इसमें बहुत ज़्यादा है, तो इससे भी ये अग्नि जो है वो मंद हो सकता है। तो फिर इसमें उषापान है, या फिर प्यास से ज़्यादा पानी अगर आप पीते हैं तो, या फिर बहुत ज़्यादा जूसेस आप लेते हैं, या फिर कोई भी चीज़ें जैसे कोई मिल्क शेक्स है या फिर स्मूदीज़ है, तो इन सभी चीज़ों से ये जो अग्नि है ये मंद हो सकता है। दूसरा है विषम आसन, यानी समय के अनुसार अगर आपने खाना नहीं खाया या फिर जितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए तो उस क्वांटिटी में अगर ये नहीं लिया तो भी इस अग्नि की विकृति हो सकती है। या फिर अध्यशन, यानी भूख नहीं लगी है फिर भी आप खाना खा रहे हैं, या फिर विरुद्धासन, यानी जैसे अपोजिट फूड कॉम्बिनेशन से या इनकॉम्पेटिबल फूड है ये अगर आपके खाने में है, तो इन सब के कारण इस अग्नि की भी विकृति हो सकती है। अगर ये जठराग्नि अगर अच्छा नहीं है तो भी शरीर में बहुत सारी बीमारी ये उत्पन्न कर सकता है। तो हमें दिनचर्या में इस अग्नि को सम रखने के लिए भी प्रयास करना है। अब देखते हैं कि खाना कैसे हो। तो खाना ताज़ा हो, पचने में हल्का हो, षड रसात्मक हो, यानी जो भी 6 स्वाद है जैसे मीठा, खट्टा, खारा, तीखा, कड़वा, कसेला, तो ये सभी स्वाद आपके खाने में होने चाहिए। लेकिन किसी भी एक स्वाद का अतिरेक नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी एक जो टेस्ट है वो एक्सेस में नहीं लेनी चाहिए। तो इसे सबको बैलेंस करना है। इसके साथ ही खाने में सात्विकता होनी चाहिए। जो सत्व गुण है ये मन के सत्व गुण को बढ़ाने में भी मदद करेगा। तो खाना हो सके तो शाकाहारी खाना आप लो, इसे पचाना भी बहुत आसान होता है। देखिए जो शाकाहारी खाना है उसे पचाने में कम समय लगता है, तो ये आपके अग्नि के लिए भी अच्छा है। इसके साथ ही जो खाने में बहुत ज़्यादा स्पाइसी है या फ्राइड है या फर्मेंटेड फूड है, या जो कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं जैसे बहुत ज़्यादा मीठा अगर आप खाते हो, या फिर जो दूध है, दही है, इसे बहुत ज़्यादा अगर आप लेते हो तो इसे भी अवॉइड करना है। जो हम लोग किचन में जो मसाले यूज़ करते हैं उनका इस्तेमाल भी युक्तिपूर्वक करना है। सभी मसाले बहुत अच्छे हैं लेकिन कुछ मसाले थोड़े गर्म भी है, तो जिनको अगर कफ दोष बढ़ा हुआ है तो उनको तो चल जाएंगे, लेकिन जिनके शरीर में पित्त दोष थोड़ा ज़्यादा है या जिनको पित्त से संबंधित कोई तकलीफ़ है तो उनके लिए इन मसालों का जो इस्तेमाल है वो थोड़ा सा संभाल के करना है। इसके साथ ही अगर किसी को जैसे डायबिटीज़ है या फिर हाइपरटेंशन है, कार्डियक प्रॉब्लम है या फिर किडनी से संबंधित अगर कोई विकार है तो उसकी भी पूरी चिकित्सा उन्होंने लेनी चाहिए। तो इसमें से भी ये जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है तो इसके लिए भी दिनचर्या में बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी को जैसे कोई कोविड पॉजिटिव है और उनको उसके साथ साथ ये भी बीमारियाँ है तो इन्हें कोमॉर्बिडिटीज़ कहा जाता है, और इसके कारण कोविड में भी रिस्क फैक्टर जो है वो बढ़ता है। तो इसलिए अपने जो मेन फोकस आपका होना चाहिए वो आपका लाइफस्टाइल रिलेटेड होना चाहिए कि आप अपने दिनचर्या में किस तरह से सभी चीज़ों को प्रॉपरली आप रख सके। तो इससे आपको ना सिर्फ आपको कोविड से बचने में आपकी हेल्प होगी बल्कि जो बाकी जो डिसीजेस है जैसे डायबिटीज़ है या बीपी है तो इसमें भी आपको हेल्प मिल सकती है। अगर कभी भी शरीर में कफ बन रहा है, यानी जैसे नाक से बहुत गाढ़ा कफ निकल रहा है या बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है, गले से कफ निकल रहा है, तो इसे दबाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि जब भी ये कफ शरीर में जमता रहता है तो ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसे निकल जाने देना ज़्यादा बेहतर है। और जब भी आपको जैसे ही लक्षण दिखते हैं और आप कुछ गोली ले लेते हैं तो ये कफ अंदर ही रहता है। तो इस तरह से जो एक्सेसिव मेडिसिन्स लेना है या फिर जो सेल्फ मेडिकेशन है वो हो सके तो अवॉइड करना है। आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा बताई हुई है। इससे ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी बल्कि ये आपको हमेशा स्वस्थ रखने में मदद करेगा। और अगर किसी को समझे कोई इन्फेक्शन हो भी जाता है तो उससे भी बहुत जल्दी रिकवर करने में भी आपको हेल्प
इसकी हो सकती है। तो इसमें आप क्या क्या ले सकते हैं, जैसे आंवला है तो आंवले का मुरब्बा है या शरबत है या फिर आंवले की कैंडी है, कोई भी जो घर पे बना हुआ है तो वो कोई भी आप ले सकते हैं। इसके साथ गिलोय एक बहुत अच्छी औषधि है। गिलोय में भी जैसे गिलोय का चूर्ण है वो आप ले सकते हैं, या गिलोय का काढ़ा बना के आप ले सकते हैं, या फिर इसकी जो गोली मिलती है जैसे गिलोय घनवटी है या फिर संशमनी वटी है, अमृतारिष्ट है, तो इसमें से कुछ भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो मुलेठी है यानी जो यष्टि मधु है वो भी बहुत अच्छी औषधि है, या फिर जैसे अश्वगंधा है, शतावरी है, तो ये सब चीज़ें आपको आपकी इम्यूनिटी को अच्छी बनाए रखने में आपको मदद कर सकती है। ये सभी जितनी भी अलग अलग वनस्पतियाँ हैं इनके बारे में हमने पहले से ही वीडियोस डाले हुए हैं, तो अगर आप इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। इन सब वीडियोज़ की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इस तरह से आज के वीडियो में बताई गई इन छोटी छोटी टिप्स को आप भी ज़रूर आजमाइए, दिनचर्या में आपकी जीवन शैली में बदलाव कीजिए और खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो वो भी कीजिए, ताकि नए वीडियो के अपडेट्स भी आपको मिलते रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।